नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सफलता.com के प्लेटफॉर्म पर। रचना पाल गुड इवनिंग, एसके यादव गुड इवनिंग। तो चलें आप लोग फटाफट लाइव आएं और फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बार मुझे थोड़ा ये बताएं कि लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे, और आज मुगल वंश चल पढ़ना था क्या, मुगल डायनेस्टी के बारे में। इल्फाज अली गुड इवनिंग बच्चे। सत्येंद्र कुमार गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो जल्दी से एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास में, पिछली क्लास में आपको कहां तक बताए थे। पारुल वर्मा गुड इवनिंग। आकांक्षा सिंह गुड इवनिंग। चलिए एक बार थोड़ा सा कमेंट करके आप मुझे बता दें, और देन उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज मुगल वंश पढ़ाना था, मुगल डायनेस्टी से पहली क्लास। रचना पाल बिल्कुल बच्चे, ठीक ठाक आपके सामने पढ़ाने के लिए। आकांक्षा सिंह गुड इवनिंग। चलिए बच्चों जल्दी से फटाफट। पारुल वर्मा बच्चे, आप कह रही हैं कि आपका वीडियो शो नहीं हो रहा है। बाकी बच्चे बताएं। रूबी शर्मा गुड इवनिंग। पारुल कह रहे हैं वीडियो शो नहीं हो रहा है। बाकी बच्चे कमेंट करके बताएं वीडियो शो हो रहा है, वीडियो दिख रहा है बच्चे, आवाज मिल पा रही है, वीडियो क्लियर है। बताएं वीडियो शो हो रहा है बच्चों। मनु चौधरी, रजिया सुल्ताना तक हो चुका है, ओके। अर्थात हम एक क्लास डिले चल रहे हैं। वीडियो शो हो रहा है बच्चों, वीडियो शो हो रहा है। भावना सिंह बच्चे नमस्कार। प्रशांत कुमार गुड इवनिंग। भावना सिंह गुड इवनिंग। रजिया सुल्ताना, चलिए आगे, अब डिले नहीं करना है। तो कुछ पॉइंट्स अब आप देखें। बलबन, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक। बच्चे बलबन जो था यह इल्तुतमिश का गुलाम था, लेकिन बलबन 40 तुर्क दरबारियों में से एक था। इल्तुतमिश के डेथ के बाद बलबन ने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को बैठाया उतारा, बैठाया उतारा। यह भी किंग मेकर के रोल में था। जैसे ही सत्ता में आया, किसको मार के सत्ता में आया? नसीरुद्दीन महमूद शाह को मार करके सत्ता में आया। सत्ता में आते ही सबसे पहला कदम इसका यही था, इसने एबोलिश्ड टर्किश ई चहलगानी, तुर्की चहलगानी को समाप्त कर दिया। इसे बच्चों इसने आते ही सत्ता में समाप्त कर दिया। 40 तुर्क दरबारियों के इस दल को हटा दिया, खत्म कर दिया, और 40 तुर्क दरबारियों को, बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। इनके लिए दो नियम बनाया। कहा सुल्तान दिल्ली में आए तो आप लोग सजदा करें, पायबोश करें। सजदा का मतलब सिर को घुटने तक झुका करके सजदा करें, और कहा पायबोश करें, यानी सुल्तान के पैरों में लेटकर उसके पैर को प्रणाम करें।
तो सजदा और पायबोस नाम के दो नियम 40 तुर्क दरबारियों के लिए इल्तुतमिश ने बनाए, इल्तुतमिश ने बलबन ने बनाए थे। 40 तुर्क दरबारियों को इल्तुतमिश ने स्थापित किया, बलबन ने इनको इनके पदों से हटा दिया और दो नियम बनाया, सजदा और पायबोश। सुल्तान बलबन दरबार में आने के बाद सभी सजदा और पायबोश करने लग जाते थे। यदि किसी ने नहीं किया तो सुल्तान के कोपभाजन का शिकार होता था। सुल्तान अपनी तलवार से उस दरबारी का सिर धड़ से अलग कर देता था। बलबन 40 तुर्क दरबारियों में से एक था, देख चुका था किस तरह 40 तुर्क दरबारी उसके उत्तराधिकारियों को बनाया, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को बनाया, बिगाड़ा। बलबन अपने उत्तराधिकारियों के लिए ऐसा नहीं करना चाहता था, एबोलिश कर दिया। सजदा और पायबोश इनके लिए दो नियम बनाया। तो बच्चे सजदा, पायबोश यह दोनों सिस्टम इसी ने स्टार्ट किया था। इसके बाद बलबन ने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप को एडॉप्ट किया था। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजत्व के दैवीय सिद्धांत को अपनाया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने राजत्व के दैवीय सिद्धांत को अपनाया, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप में। इस सिद्धांत में बलबन ने स्वयं को पृथ्वी पर अल्लाह की छाया बताया, खलीफा का प्रतिनिधि कहा, रिप्रेजेंटेटिव। ऑफ कैलिफ। डिवाइन थ्योरी में ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्वयं को पृथ्वी पर अल्लाह की छाया एवं खलीफा का प्रतिनिधि बताया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि किसने पहली बार ऐसा कहा था, बच्चे ध्यान रखिएगा किस सुल्तान ने पहली बार ऐसे कहा था। तो बलबन जो था, बलबन डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप के द्वारा स्वयं को पृथ्वी पर अल्लाह की छाया, खलीफा का प्रतिनिधि बताया, जिससे कि आम जनता डर के मारा सुल्तान के आदेश का पालन करे। सुल्तान के आदेश को जनता अल्लाह के आदेश को माने। तो यह पॉलिसी सबसे पहले बलबन ने अडॉप्ट किया था। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बलबन एक और थ्योरी अडॉप्ट किया था। बलबन का एक और सिद्धांत आप देखें, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। लौह एवं रक्त की नीति अडॉप्ट किया था। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अडॉप्ट किया था। आपको ध्यान देना है इस पॉलिसी पर। इस पॉलिसी के द्वारा बलबन ने, इस पॉलिसी के द्वारा बलबन ने अपराधियों को बख्शा नहीं। अपराधी कोई भी हो, बलबन पब्लिक के सामने अपराधी को मृत्यु दंड देता था। चाहे अपराधी कोई रिश्तेदार हो, सरकारी कर्मचारी हो, दरबारी हो, कोई भी हो, अपराधियों को पब्लिक के सामने मृत्यु दंड देता था। आपको बताएं कि बदायूं का गवर्नर मलिक बकबक ने शराब के नशे में एक 15 साल के बच्चे तला महमूद को इतना पिटवा दिया कि वो मर गया। बलबन के पास जब इसकी खबर आई तो बलबन ने मलिक बकबक को दिल्ली बुलाया और 500 कोड़े पब्लिक के सामने उस पर लगवाए। अंत में एक विधवा के अंडर में कर दिया, जीवन भर महल से बाहर नहीं निकला। तो अपराधी कोई हो, बलबन इस पॉलिसी के अंडर में मृत्यु दंड की सजा देता था। बलबन की तलवार अपराधी के खून की प्यासी थी। बलबन की डिक्शनरी में क्षमा नाम का शब्द ही नहीं था।
जब बलबन अपराधी को देखता उसका खून खौल उठता, उसकी तलवार उसके हाथ में आ जाती थी। बलबन अपराधी का सर धड़ से अलग कर देता, या उसके 4 टुकड़े कर डालता, या फिर उसको ईसा मसीह की तरह दीवार पर उसके शरीर में कीले ठुकवा देता था। तो इस तरह से अपराधियों को पब्लिक के सामने पनिशमेंट देता था। तो यह पॉलिसी किसके लिए था? टू पनिश क्रिमिनल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, ये पूछा गया है कई दफा। अपराधियों को सजा देता था। इस नीति के द्वारा अपराधी बख्शा नहीं जाता था, पब्लिक के सामने उसे मृत्यु दंड की सजा दिया जाता था। बेहद फेमस पॉलिसी थी बच्चों। अपराधी इसके शासनकाल से भाग गए थे। और आगे बताएं कि बलबन को केवल इसका एक दोस्त था फखरुद्दीन ही सलाह दे सकता था, बाकी कोई इसको सलाह देने की जरूरत नहीं करता था। बलबन अपने दरबार में फारसी रीति रिवाज को अपनाया था, पर्शियन कस्टम्स, अर्थात ईरान के शाह के द्वारा जिस नीति को एडॉप्ट किया जाता था उसी पॉलिसी पर यह चलता था। बलबन अपने आप को उच्च खानदान का बताया। शाह अल फिरदौसी की किताब शाहनामा है। शाहनामा में अपने आप को कहा कि वह अफरासियाब वंश का है। बलबन अपने आप को उच्च खानदान का बताया था, तो गुलाम बचपन में इसको बेच दिया गया था। तो बलबन ऐसा सुल्तान था, अपने दरबार को भव्य तरीके से सजवाता था, पर्शियन शाह की तरह अपने दरबार को सजवाता था। तो इस तरह अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो बलबन पर्शियन कस्टम्स और ट्रेडिशन को एडॉप्ट किया था। पर्शियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन को एडॉप्ट किया था, यानी फारसी रीति रिवाज को अपनाया, फारसी रीति रिवाज को अपनाया था। बच्चों, पर्शियन फेस्टिवल एक है, पर्शियन फेस्टिवल एक फारसी त्योहार इंडिया में स्टार्ट किया था। क्या नाम था उस त्योहार का? फारसी त्योहार नौरोज को इंडिया में इसी ने स्टार्ट किया था। नए साल के उपलक्ष्य में, नए साल के उपलक्ष्य में नौरोज यह त्योहार शिया मुस्लिम मनाते थे। यदि आपसे पूछा जाए कि फारसी त्योहार नौरोज को इंडिया में कौन सा सुल्तान स्टार्ट किया था, तो बलबन ने स्टार्ट किया था। तो पर्शियन कस्टम्स को एडॉप्ट किया, पर्शियन ट्रेडिशन को एडॉप्ट किया। हाँ, बलबन के शासनकाल में कभी भी बलबन किसी निम्न कास्ट के व्यक्ति से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था, निम्न कास्ट के व्यक्तियों से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। तो बलबन के समय में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मंगोल आक्रमणकारियों से निपटने के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में किलों का निर्माण स्टार्ट किया था। उसी बीच में मंगोल भारत पर अटैक कर दिए। बलबन का सबसे बड़ा बेटा महमूद मंगोल आक्रमण में मारा गया था। बलबन को सबसे बड़ा कष्ट उसके बड़े बेटे की हत्या थी, जो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। ऐसा सुल्तान दिल्ली सल्तनत में जिसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में किलों का निर्माण करवाया था, स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। हालांकि पूरा नहीं कर पाया, चीन की दीवार की तरह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में किले बनवाना चाहता था, पूरा नहीं कर पाया। बलबन अपने बड़े पुत्र के लिए कभी किसी के सामने रोया नहीं, कभी किसी से अपनी समस्या नहीं बताया, लेकिन जब अपने पर्सनल कक्ष में जाता जोर जोर से रोता था, रोने की आवाज बाहर तक सुनाई पड़ती थी। बट बलबन अपनी प्रॉब्लम कभी भी किसी से शेयर नहीं करता था। उसे पता था कि यदि समस्या किसी दरबारी कर्मचारी से शेयर करोगे तो इसका वह फायदा उठाएगा। तो बलबन ये सब जानता था।
देखिए, बलबन ने दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज नामक एक विभाग बनाया था। दिल्ली सल्तनत में पहली बार दीवाने अर्ज नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया था। बच्चों, दीवाने अर्ज, यह विभाग बनाया। यह एक सैनिक विभाग था। याद रखिएगा, पहली बार दीवाने अर्ज नाम का डिपार्टमेंट इसने बनाया। इस डिपार्टमेंट के द्वारा बलबन स्वयं सैनिकों की भर्ती करता, उनको ट्रेनिंग दिया करता था। प्रतिदिन सुबह सुबह उठ जाता, अपने महल से 10 मील दूर तक जाता, यह देखने के लिए कि उसके सिपाही कितने एक्टिव हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार दीवाने अर्ज नाम का सैनिक विभाग किसने बनाया, तो बलबन ने प्रतिदिन 1000 चुने हुए सैनिकों को लेकर अपने महल से 10 मील दूर तक जाता था। दूसरा बच्चों, इसने एक और डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने बरीद नाम का डिपार्टमेंट बनाया था। दीवाने बरीद यानी स्पाई डिपार्टमेंट था, जासूस विभाग था। जासूस विभाग की स्थापना भी इसने किया था। बलबन के जासूस को बरीद कहा जाता था, और ये जासूस सादे पोशाक में हर जगह फैले हुए थे। ये बरीद जो थे, जासूस जो थे, बलबन को डायरेक्ट जासूसी करके बताते थे। इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज बलबन स्वयं था। पल पल की खबरें बलबन को अपडेट होती रहती थी। दरबारी डर के मारा आपस में विस्परिंग भी नहीं करते थे, कानाफूसी नहीं करते थे। बलबन के डर के मारा आपस में रिश्तेदारी भी नहीं बनाते थे, यह सोचकर कि बलबन को कहीं पता चल गया कि यह रिश्तेदारी बलबन के अगेंस्ट कुचक्र रचने के लिए कर रहे हैं। तो बलबन जासूस विभाग पहली बार बनाया था। पल पल की खबर बलबन को ये जासूस अपडेट करते रहते थे। दिल्ली में किलोकरी शहर का निर्माण किया था। किलोकरी सिटी आश्रम के पास है, किलोकरी शहर आश्रम है, उसी के पास ये है, निजामुद्दीन के पास में। और एक किलोकरी नाम का किला भी बनवाया था, किलोकरी फोर्ट भी बनवाया, किलोकरी किला भी बनवाया। बलबन इस किले में लाल महल में रहता था। बलबन ने किले में एक लाल महल बनवाया था, इस लाल महल से शासन करता था, रेड पैलेस। आज ये किलोकरी शहर एक गांव बन गया है। किले की दीवार को लोग आसपास के गांव वाले तोड़ ले गए हैं। अब यहाँ ना तो किला है और ना यह शहर है, शहर गांव बन गया है। किले की दीवार को तोड़कर गांव वाले उठा ले गए, वीरान हो गया है। बलबन के समय में यहाँ पर उस समय भव्य पूरा दरबार, तमाम चीज लगता था यहाँ पर। बच्चों, अंतिम समय में बलबन के बारे में कहते हैं पच्छा घाव हो गया था, बैक इंजरी हो गया था, जो नासुर बन गया था। बैक इंजरी के कारण 1287 में बलबन का देहांत हो गया। लेकिन कहा गया कई दिन तक बलबन अपने लाल महल से बाहर नहीं आया। दरबारी कर्मचारी यह नहीं बोल पा रहे थे कि बलबन मर गया। कहा गया कि एक दिन हिम्मत जुटाई और लाल महल के दरवाजों को तोड़कर देखा गया तो बलबन बैठा हुआ था। ऐसे लग रहा जैसे बलबन बैठकर अपने दफ्तर में कुछ काम कर रहा हो। किसी ने यह हिम्मत नहीं जुटाई कि बलबन मर गया, कहने का जरूरत नहीं किया, डर के मारा कहीं बलबन मरने का बहाना न किया हो। तो बाद में कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और कहा शायद बलबन मर गया है। हिम्मत करके लोगों ने कहा शायद ये मर गया है। बलबन की डेड बॉडी जब ये दफनाने ले जा रहे थे तो वहीं मेहरौली में ही इसका मकबरा है। तो जब ये दफनाने ले जा रहे थे तो दरबारी अपने सर के बाल छिलवा डाले थे और उसकी डेड बॉडी को ले जाते वक्त रास्ते में धूल को फूल समझ रहे थे और अपने सर पर चढ़ा रहे थे, यह सोचकर कि कहीं बलबन
मरने का बहाना तो नहीं किया है, अपने जनाजे से उठ न बैठे और देखे कि उसका मातम कैसे मनाया जा रहा है। इतना सख्ती से बलबन पेश आया था कि दरबारी मरने के बाद भी डर रहे थे। तो कुल मिला के 1287 में इस समय बलबन का देहांत हो गया और बलबन के डेथ के बाद बच्चों दिल्ली में ही इसको दफनाया गया है। मेहरौली वाले एरिया में इसको दफनाया गया है। लेकिन बलबन के डेथ के बाद गुलाम वंश का पतन हो गया था। कैकुबाद, कैखुसरो, कयूमर्स, 3 नाम मात्र के सुल्तान सत्ता में आए। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने अंतिम गुलाम सुल्तान कयूमर्स की हत्या करके दिल्ली में खिलजी वंश की नींव डाली। तो लास्ट सुल्तान कयूमर्स को मारकर दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली थी। और बच्चों आपको बताएं कि खलजी तुर्क ये बाहर से आए थे। तो खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था। पहला सुल्तान यही है 1290 से 1296 तक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अलाउद्दीन खिलजी है, जहां से क्वेश्चन उठते हैं। 1296 से 1316 तक। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी ये सत्ता में आया 1316 से 1320 तक। और बच्चों एक और है खुसरो खान या खुसरो शाह भी कहते हैं। यह एक आध महीने के लिए 1320 में आया था। खुसरो खान या खुसरो शाह एकमात्र भारतीय मुसलमान सुल्तान था, एकमात्र भारतीय मुसलमान सुल्तान। सॉरी। तो बच्चों एकमात्र इंडियन मुसलमान था। ये पवारी कास्ट का हिंदू था, शरद पवार नहीं, पवारी कास्ट का हिंदू था। ये मुबारक शाह का सेनापति था। मौका पाया अपने मालिक को मारकर सत्ता में आया। तो एकमात्र भारतीय मुसलमान दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बना था। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुने थोड़ा सा। अंतिम गुलाम सुल्तान कयूमर्स को मार करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था बच्चों। लेकिन आपको बताएं कि सत्ता में आने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति बनाया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा भी था, दामाद भी था, सेनापति भी था। और 1294 में कड़ा मानिकपुर का गवर्नर बना दिया। कड़ा मानिकपुर उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी जिले में। बाद में इसको अवध का भी गवर्नर बना दिया। अवध आज का लखनऊ वाला क्षेत्र है। तो अपने फादर इन लॉ जलालुद्दीन के समय में अलाउद्दीन 4 पदों पर था। भतीजा था, दामाद बना लिया, सेनापति भी बनाया, कड़ा मानिकपुर अवध का गवर्नर भी अपॉइंट किया था। आपको बताएं कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 में मध्य प्रदेश के भिलसा पर आक्रमण किया, वहां से करोड़ों की संपत्ति लूट लाया, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को दिया। जलालुद्दीन खिलजी बड़ा खुश हुआ, अपने भतीजे अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर का गवर्नर बना दिया। जब इसने भिलसा पर अटैक किया था उसी समय
देवगिरी के बारे में सुना था। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में देवगिरी के बारे में सुना कि देवगिरी में अथाह संपत्ति है। दोबारा यानी 1296 में जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को दोबारा भिलसा पर अटैक करने के लिए भेजा, लेकिन इस बार अलाउद्दीन भिलसा पर अटैक नहीं किया, बल्कि इस बार देवगिरी पर अटैक कर दिया। वहां का किंग रामचंद्र देव हार गया। भिलसा पर अटैक नहीं किया, देवगिरी पर अटैक कर दिया। 1296 में देवगिरी के किंग रामचंद्र देव को हराया, वहां से करोड़ों की संपत्ति लूट लाया। लूटा हुआ धन लेकर अलाउद्दीन कड़ा मानिकपुर चला आया, दिल्ली नहीं गया। कड़ा मानिकपुर धन लेकर चला आया, जहां का वह गवर्नर था। अपने छोटे भाई अलमास बेग को दिल्ली भेजा कि जाओ चाचा को बताओ कि अलाउद्दीन ने आपके आदेश का उल्लंघन किया, भिलसा के बजाय देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, वहां से करोड़ों की संपत्ति लूट लाया है। आपके आदेश पालन न करने की वजह से डर के मारा लूटा हुआ धन लेकर दिल्ली नहीं आया, बल्कि कड़ा मानिकपुर चला गया। धन के बारे में सुनने के बाद जलालुद्दीन लालच में आ गया। जलालुद्दीन सेना लेकर कड़ा मानिकपुर के लिए रवाना हो रहा था। अलमास बेग ने कहा कि सेना मत लेकर चलो, सेना लेकर चलोगे तो अलाउद्दीन समझेगा कि आप उसको गिरफ्तार करने आ रहे हो, आप उसको सजा दोगे। तो सेना नहीं लिया, 25-50 बॉडीगार्ड लेकर चला, और जैसे ही कड़ा मानिकपुर के पास पहुंचा, गंगा नदी क्रॉस करना होता था। नाव आई, नाव के साथ बॉडीगार्ड के साथ बैठने चला। अलमास बेग ने कहा कि बॉडीगार्ड को इस तरफ छोड़ दो, अन्यथा अलाउद्दीन सोचेगा कि आप उसको गिरफ्तार करने आ रहे हो, डर के मारा गंगा नदी में कूद के जान दे देगा। जलालुद्दीन ने बॉडीगार्ड को मना कर दिया। अलमास बेग के साथ नाव में बैठकर उस तरफ जैसे ही पहुंचा, अलाउद्दीन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अपने चाचा से गले मिला और देन इसके बाद अपने एक दरबारी को इशारा कर दिया। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके स्वयं को सुल्तान डिक्लेयर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को बच्चों मार करके कड़ा मानिकपुर में स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया था। तो इस तरह से भतीजे ने चाचा और ससुर की हत्या कर स्वयं सत्ता में आया। तो मेन इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब आप देखें, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बताते हैं। तो बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक सुल्तान रहा। इसका वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो अली गुरशप था। रियल नेम अली गुरशप, यह इसका वास्तविक नाम था। और आपको बताएं कि अली गुरशप इसका रियल नेम है। इसने सिकंदरी शानी की उपाधि धारण कर लिया। अलाउद्दीन ने सिकंदरी शानी की उपाधि धारण कर लिया था। इंग्लिश में इसको कहते हैं अलेक्जेंडर सेकेंड। दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसने सिकंदरी शानी की उपाधि धारण कर लिया था। क्यों किया ऐसा जानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए इसने अलेक्जेंडर सेकेंड की उपाधि धारण कर लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के एक दोस्त अला उल मुल्क ने समझाया कि बेवकूफ मत बनो, विश्व विजेता का ख्वाब छोड़ दो, इंडिया को जीत लो। क्योंकि अलेक्जेंडर जब विश्व विजेता बनने चला था तो उसके पास अरस्तु जैसा गुरु था। तुम्हारे पास न तो अरस्तु जैसा गुरु है, न ही परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हैं। तुम विश्व विजेता का ख्वाब छोड़ दो, भारत को जीत डालो। तो बच्चों, ये अला उल मुल्क की बात मानता था।
अलाउल मुल्क के सलाह पर विश्व विजेता के ख्वाब छोड़ दिए, भारत को जीतना स्टार्ट किया था। तो लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा जाए, कौन सा सुल्तान था जिसने अलेक्जेंडर सेकंड की उपाधि ले लिया, तो आई थिंक आपको याद रहेगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार ये प्रश्न पुटअप किया गया है। अब देखिए, इसने इंडिया को जीतना स्टार्ट किया। 1299 में गुजरात पर अटैक कर दिया। गुजरात का बघेल किंग कर्णदेव हार गया, मारा गया। उसकी पत्नी कमला देवी को पकड़ पाया, उससे विवाह कर लिया। कर्णदेव की पुत्री देवल देवी दक्षिण में देवगिरी भागकर शरण ले लिया। गुजरात विजय में अलाउद्दीन को मलिक काफूर नामक एक हिजड़ा मिला, जिसको अपना सेनापति बना दिया। तो कहने का मतलब 1299 में गुजरात विजय बड़ी इंपॉर्टेंट थी। यहां का किंग कर्णदेव राजा था, बघेल वंश का राजा था बच्चों। ये हार गया। इसकी पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन ने शादी कर लिया था। और आपको बताएं, गुजरात विजय में मलिक काफूर नाम का एक यूनक मिला था। मलिक काफूर नाम का एक हिजड़ा पाया, जिसको अपना सेनापति, इसी को 1000 दिनारी कहते हैं, क्योंकि इसको 1000 दिनार देकर खरीदा था। तो 1000 दिनार देकर गुजरात की काठियावाड़ से इसको खरीदा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए इसको सेनापति बनाया था। तो इस तरह गुजरात को जीता। और फिर इसके बाद इसने 1301 में रणथंभोर पर अटैक कर दिया। रणथंभोर को जीत लिया इसने। यह राजस्थान में है बच्चों। यहां का किंग हमीर देव था। हमीर देव भी हार गया, मारा गया। हजारों की संख्या में राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। देन इसने 1303 में चित्तौड़ पर अटैक कर दिया। चित्तौड़, यह भी राजस्थान में है। राणा रतन सेन थे यहां पर। राणा रतन सेन, इनकी पत्नी पद्मावती थी, जिसके बारे में आप फिल्म देख चुके हैं। राणा रतन सेन की पत्नी पद्मावती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सेन पर शर्त रखा कि यदि राणा अपनी पत्नी पद्मावती का एक झलक दर्पण में दिखा दे तो अलाउद्दीन दिल्ली लौट जाएगा। जैसे ही राणा रतन सेन ने अपनी पत्नी पद्मावती का एक झलक दर्पण में दिखाया, अलाउद्दीन बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आई तो इसके बाद लड़ाई स्टार्ट कर दिया। धोखे से पीछे से तीर के द्वारा राणा रतन सेन पर प्रहार करवा दिया, धोखा दिया उनको। राणा रतन सेन मारे गए। लेकिन आपको बताएं कि पद्मावती अन्य राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया था। जौहर तब करते हैं जब यह पता चल जाती है कि अब उनके पति लोग जीतने वाले नहीं, हार जाएंगे। ऐसी कंडीशन में महिलाएं जलती हुई अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी बच्चों। ऐसी कंडीशन में महिलाएं आत्मदाह कर लेती थी। तो यह जौहर प्रथा हम आपको बता दें कि चित्तौड़ में रानी पद्मावती अन्य महिलाओं के साथ किया था। शायद आप पढ़े हो, पद्मावत नामक ग्रंथ मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। इसी पद्मिनी के बारे में है। मलिक मोहम्मद जैसी ये ग्रंथ लिखे, लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी ये ग्रंथ बाद में लिखा था। मलिक मोहम्मद जैसी, इन्होंने ही पद्मावत ग्रंथ लिखा था। यह ग्रंथ 1542 में लिखा गया था। इसी में ये कहानी है बच्चों। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेते हैं, पद्मावत नाम का ग्रंथ किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जैसी ने 1542 में लिखा था। इसी पर आधारित है। लेकिन आपको बताएं कि चित्तौड़ पर जब अलाउद्दीन ने अटैक किया था, उस समय
अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ गए थे। अमीर खुसरो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, कई किताबें लिखा है, तमाम चीजों की खोज भी किया है। अमीर खुसरो स्वयं इस घटना को देखा था कि किस प्रकार महिलाएं एक एक करके जलती हुई अग्निकुंड में कूदकर आत्मसात जौहर कर रही थी। तो इस तरह से इसने जालौर को जीता, जालौर राजस्थान में उसको जीता। बच्चों इस तरह से इन सब को जीतने के बाद, उत्तर भारत को जीतने के बाद, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक मोहम्मद जैसी को दक्षिण विजय के लिए भेजा था। तो 1307 से लेकर 1313 के बीच में मलिक काफूर ने साउथ इंडियन स्टेट्स को जीत लिया था। बच्चे अगर आपसे पूछा जाए तो दक्षिण को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा गया था। मलिक काफूर ने दक्षिण के देवगिरी राज्य को जीता। देवगिरी महाराष्ट्र में है, यहां यादव डायनेस्टी का शासन था। किंग बच्चे रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव यहां के राजा यादव डायनेस्टी के किंग थे। देवगिरी महाराष्ट्र में है। द्वार समुद्र पर अटैक किया। द्वार समुद्र ये आंध्र प्रदेश में, ये महाराष्ट्र में है। यहां पर द्वार समुद्र में होयसल वंश था। द्वार समुद्र में बच्चों होयसल वंश का शासन था और इस वंश का किंग वीर बल्लाल थर्ड था। वीर बल्लाल थर्ड इस वंश का राजा था। ये भी हार गया था। देन इसने वारंगल पर अटैक किया था। वारंगल आज की डेट में तेलंगाना में है बच्चों। यहां पर काकतीय वंश का शासन था। काकतीय डायनेस्टी का शासन था और इसका किंग प्रताप रुद्रदेव सेकेंड था। प्रताप रुद्रदेव सेकेंड ये भी हार गया था। और देन इसके बाद चौथा मदुरई पर अटैक किया था। मदुरई आज की डेट में तमिलनाडु में है। बच्चों यहां पर पांड्य वंश का शासन था। पांड्य डायनेस्टी का शासन था और यहाँ के किंग सुंदर पांड्य थे। सुंदर पांड्य यहाँ के राजा थे। तो दक्षिण में 4 हिंदू किंगडम्स को मलिक काफूर ने जीता। देवगिरी को सेंटर बनाया था मलिक काफूर ने। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव ने इनकी मदद भी किया था। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को 1 लाख टन का इनाम भी दिया था और रामचंद्र देव को राय रायन की टाइटल भी दिया था। तो मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति दक्षिण के इन राज्यों को जीता। इनको इन्हीं के पास रहने दिया, दिल्ली में नहीं मिलाया। इनको इन्हीं के पास रहने दिया। इन तीनों से सालाना टैक्स लिया लेकिन मदुरई से टैक्स नहीं ले पाया। जब मदुरई पर अटैक करता तो पांड्य किंग सुंदर पांड्य भाग जाता। मलिक काफूर जब देवगिरी लौट आता, सुंदर पांड्य फिर मदुरई पर कब्जा कर लेता। तो 3 बार ऐसा किया, उसके बाद छोड़ दिया। इन तीनों से लगान लिया था। सालाना लगान के बदले में इनके पास रहने दिया, बाकी से लगान नहीं ले पाया। तो इस तरह अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण के 4 हिंदू राज्यों को जीता। दिल्ली में शामिल नहीं किया था बच्चों, इनके पास रहने दिया, इनसे सालाना टैक्स लिया। आपको बताएं कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था, मार्केट रेगुलेशन लगाया। तो अगले पॉइंट की तरफ अगर आप चलें तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपको बताते हैं कि मलिक काफूर ये साउथ को तो जीत लिया, सालाना लगान भी लिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था
जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था? तो फर्स्ट सुल्तान मार्केट रेगुलेशंस लागू किया था। अर्थात बाजार नियंत्रण व्यवस्था लगाया। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था, क्या था इसमें? अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल करके प्राइस को फिक्स्ड कर दिया। दुकानदार सामान कम तौल में नहीं देता था। यदि दुकानदार सामान कम तौलता तो उसके शरीर से उतना मांस कटवा लिया जाता था। अलाउद्दीन बच्चे को टंका देके मार्केट से सामान मंगवाता, स्वयं तौलता, कम पाया गया तो खैर नहीं, उस दुकानदार के शरीर से उतना मांस कटवा लेता था। यह नियम सख्ती से लागू किया। ऐसा क्यों किया? बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्यों लागू किया? अगर यह क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो क्योंकि इसने 4,70,000 की एक परमानेंट आर्मी केंद्र में रखा। परमानेंट सेना यानी एक अस्थाई सेना दिल्ली में रखा था। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने 4,70,000 की एक विशाल स्थायी सेना रखा था। इन सैनिकों को कैश पेमेंट दिया था बच्चों। फर्स्ट टाइम इसने कैश पेमेंट दिया, यानी नकद वेतन दिया था। इक्ता सिस्टम को बंद कर दिया। इक्ता सिस्टम, इसको इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, तो इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। जमीन नहीं दिया, इक्ता प्रथा को समाप्त किया, कैश पेमेंट दिया, कम पेमेंट दिया सैनिकों को, मार्केट कंट्रोल करके प्राइस को फिक्स्ड कर दिया, जिससे कितनी कम पेमेंट में सिपाही अपना परिवार चला सके। तो बच्चे बड़ा सख्त नियम था। सहना ए मंडी नाम का अधिकारी अपॉइंट किया। सराय अदल नाम का एक अदालत बनाया जो बाट संबंधी विवादों को सुलझाता था। हर वस्तुओं की मार्केट अलग अलग होती थी। महंगी वस्तुएं उसी को दिया जाता था जो धनी लोग थे, उनका नाम रजिस्टर्ड था। अन्यथा गरीब लोग उस सामान को बियर नहीं कर सकते थे। स्मगलिंग रोकने के लिए महंगे सामान उसी को मिलता था जिसका नाम मार्केट में रजिस्टर्ड होता था। व्यापारी आते थे दिल्ली बाजार में सामान बेचने, उनको नुकसान होता था, लेकिन उनकी भरपाई अलाउद्दीन किया करता था, रहने खाने की व्यवस्था भी देता था। तो इस तरह से मार्केट रेगुलेशन अलाउद्दीन का सबसे फेमस है बच्चों। दूसरी बात एक और देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की हुलिया लिखवाई। हुलिया जानते होंगे शायद आप, सैनिकों का विवरण लिखवाना, इंग्लिश में कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल्जर्स, अर्थात सैनिकों का रजिस्ट्रेशन करवाया, पूरा विवरण लिखा। सैनिकों का विवरण लिखवाया, क्यों जानते हैं? इसलिए कि क्योंकि जिस सैनिक को भर्ती किया जाए वही लड़ने जाए। नहीं, होता क्या था, जिसको भर्ती किया जाता वह लड़ने नहीं जाता था, बल्कि किराए के आदमी को भेज देता था, जा तू लड़ के आ। लड़ने के उसको नियम नहीं पता होते थे, मैदान में ही मर जाता था। युद्ध सुल्तान हार जाते थे। अलाउद्दीन की को इस चीटिंग का पता था। उसने सैनिकों का पूरा विवरण लिखवाया, कौन से गांव का है, माँ बाप का नाम क्या है, दाएं गाल पे तिल का निशान है, यह सारा रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता था। उसी सैनिक को लड़ने में भेजा जाए जो ट्रेनिंग लिया हो, जिनको भर्ती किया गया हो, भाड़े का टट्टू ना जाए। एक बात और अलाउद्दीन ने स्टार्ट किया था बच्चों, घोड़ों को दाग लगाने की प्रथा। दाग यानी इंग्लिश में कहते हैं ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। घोड़ों को दागने की प्रथा
दाग यानी घोड़ों को दागने की प्रथा ये अलाउद्दीन ने स्टार्ट किया था। दरअसल घोड़े को भी लेकर चीटिंग किया जाता था। 10-20 सिपाही मिलकर एक अच्छा घोड़ा ले लेते, जब भर्ती होता तो बारी बारी से उस घोड़े को ले जाते, दिखा के अपना नंबर लगवा लेते, भर्ती हो जाते। उस घोड़े को लड़ाई में न ले जाते, बल्कि आपको बताएं कि एक मरियल सा घोड़ा उनके घर पे होता था। लड़ाई में उस मरियल घोड़े को लड़ाई के मैदान में ले जाते थे। मैदान में पहुंचते पहुंचते घोड़ा मर जाता था। अलाउद्दीन ने एक नियम बना दिया कि जो सिपाही घोड़े को लेके भर्ती कर होने आए, उस सिपाही के घोड़े के ऊपर लोहे की एक गर्म करके मुहर लगा दो। लड़ाई में वही घोड़ा जाए जिस पर मुहर लगी हो। आज भी ये दाग सिस्टम चलता है बच्चों। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग सिस्टम भी स्टार्ट किया था। राशन कार्ड नहीं थे, गरीब मुसलमानों को राशन प्रोवाइड करता था। अलाउद्दीन के समय में अमीर खुसरो रहते थे। अमीर खुसरो को आपने सुना होगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों के उत्थान पतन को देखा, लेकिन अधिकतर समय अलाउद्दीन के टाइम में बिताया था। अमीर खुसरो बड़े ही टैलेंटेड आदमी थे। उत्तर प्रदेश के एटा के थे ये। यूपी में एटा जिला है, काशगंज है, काशगंज के थे बच्चों। एटा के काशगंज के थे ये। बिल्कुल बिल्कुल पारुल वर्मा बच्चे, इनको तोता ए हिंद कहा गया है। तोता ए हिंद कहा गया है, बिल्कुल सही बताया आपने। यानी पैरट ऑफ इंडिया कहा गया है। क्यों कहा गया है इनको तोता ए हिंद? क्योंकि इन्होंने सितार की खोज किया था, इन्होंने तबला की खोज किया था, इन्होंने पजल्स की खोज किया था। पजल माने पहेलियां। इन्होंने खड़ी बोली की खोज किया था। हिंदी में खड़ी बोली, हिंदी की खड़ी बोली इन्होंने ही खोजा था। और इन्होंने उर्दू भाषा की खोज किया था बच्चों। उर्दू की खोज इन्होंने किया था। इन्होंने कव्वाली की खोज किया था। इन्होंने गजल की खोज किया था। गजल, तमाम चीजें इन्होंने खोजा था। मल्टी टैलेंटेड थे ये। इन्होंने कई किताबें लिखा है बच्चों। तुगलकनामा, यह बड़ी फेमस किताब है तुगलक वंश के बारे में। तो मल्टी टैलेंटेड थे। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के उत्थान पतन को देखा। इन्होंने 8 सुल्तानों के उत्थान पतन को देखा। अधिकतर समय अलाउद्दीन के समय में बिताया है। निजामुद्दीन औलिया एकमात्र सूफी संत थे, दिल्ली में रहते थे। उन्हीं के नाम पे निजामुद्दीन का नाम पड़ा है। वो किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए, बल्कि स्वयं सुल्तान उनके आश्रम में आके आशीर्वाद लेते थे। निजामुद्दीन औलिया एकमात्र सूफी संत थे जो अविवाहित थे, शादीशुदा नहीं थे। इसलिए निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही कहा जाता था। अल्लाह के महबूब, अर्थात इन्होंने अल्लाह से प्रेम किया था। बड़े ही पहुंचे हुए सूफी संत थे निजामुद्दीन। उनके शिष्य थे अमीर खुसरो। बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक बार दिल्ली पर मंगोल आक्रमण हुए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मंगोलियन आक्रमण सबसे अधिक किसके समय में हुए हैं, तो अलाउद्दीन के समय में। मंगोल आक्रमण दिल्ली पर सबसे ज्यादा अलाउद्दीन के समय में हुए। और वैसे पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने 50% खिराज लिया था। खिराज का मतलब बच्चों लैंड टैक्स रेवेन्यू। ऐसा सुल्तान है जिसने 50% भू राजस्व कर लिया था। इसके पहले 1/3 लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन 50% लगान लिया है फर्स्ट टाइम। और इसके अलावा
लगान तो लिया ही लिया इतना ज्यादा, इसने 27 प्रकार के टैक्स लिए थे। इतना टैक्स थोप दिया जनता पर कि जनता विद्रोह करने का मौका न पाए। सालों साल लगान देने में, टैक्स देने में व्यस्त रहे। 27 प्रकार के टैक्स लिया था। आप समझ सकते हैं, 27 प्रकार के टैक्स। घर पर टैक्स लगा दिया, हाउस टैक्स। चारागाह पे टैक्स लगा दिया, बाग बगीचे पे टैक्स लगा दिया। लेकिन आपको बताएं 1316 में अलाउद्दीन के डेथ के बाद इसका उत्तराधिकारी मुबारक शाह साइको था। मुबारक शाह दिमाग से फेल था, पंक्चर था दिमाग का। मुबारक शाह खिलजी इसके बाद गद्दी पर आया, नंगे ही दरबार में आता था, कभी कभी महिला पोशाक में दरबार में आता था, घूंघट वगैरह करके, साड़ी वाड़ी पहन के घूंघट करके, वो कभी कभी नग्न ही दरबार में आता था। और मुबारक शाह ने खलीफा की टाइटल भी ले लिया था, खलीफा को मान्यता नहीं दिया, स्वयं खलीफा बन बैठा। इसकी हरकतों को देखकर इसका सेनापति खुसरो खान या खुसरो शाह ने 1320 में मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर स्वयं सत्ता में आया। निजामुद्दीन औलिया को 5000 टन का रिश्वत दिया, 5000 टन का ब्राइब दिया, 5000 टन का रिश्वत दिया था सपोर्ट लेने के लिए। कुछ दिन सुल्तान रहा, लेकिन बच्चों 1320 में यानी 1320 में खुसरो खान की हत्या करके, खुसरो खान को मारकर गियासुद्दीन तुगलक सत्ता में आया था। तो गियासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश की नींव डाला। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था। तेरह सौ 20 से 1325 तक तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने नसीरुद्दीन खुसरो खान या खुसरो शाह की हत्या कर 1320 में तुगलक वंश की नींव डाला। तो नेक्स्ट सेशन में आपको तुगलक वंश के बारे में पढ़ाएंगे। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चे। बिल्कुल, क्लास हम खत्म कर रहे हैं बच्चे। ओके बाय, थैंक यू।